नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, ड्यूटीज वगैरह अच्छी चल रही होंगी। आज के लेक्चर हम समझेंगे एक्शन पोटेंशियल के बारे में, राइट। एक्शन पोटेंशियल एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर। जो कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर होते हैं आपकी कार्डियक मसल्स के, वो किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या उनका रोल होता है, क्या स्टेजेस में उनका वर्क होता है, उसके बारे में जानेंगे। इसके पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने इसका एक्शन पोटेंशियल कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में देखा था, कैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम जनरेट होता है, कैसे हमारी जो हार्ट है उसकी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हमारी होल बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, क्या इसका रोल्स होता है। इसके भी हमने 4 स्टेज में देखा था। उसमें हमने एसी नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ फिश और पुरकिंसी फाइबर। इसको भी हम 3 स्टेज में समझेंगे किस तरीके से काम करता है। इसी लैंग्वेज में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। कोशिश करूंगा कि आपको आसानी से सारी चीजें समझ आ जाए। तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। एनाटॉमी का आपका लेक्चर चल रहा है, कार्डियोवैस्कुलर आपका सिस्टम है। पहले का लेक्चर नहीं देखा होगा तो जा करके देख लीजिए, उससे कोरिलेटेड है, क्योंकि जब तक आप पीछे का नहीं देखोगे आपको आगे का समझ नहीं आने वाला है। थोड़ा डिफिकल्टी होगा तो पीछे का लेक्चर जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिए। चलिए, तो आज हम देख लेते हैं कैसे ये वर्क करता है। एक्शन पोटेंशियल इसका क्या होता है। तो सबसे पहले जो इनिशिएट होता है, जो इसका प्राइमरी सोर्स होता है, जो क्या होता है, पेसमेकर। ऐसे नोट के बारे में हमने देखा कि ये होता है पेसमेकर। पेसमेकर का काम होता है कि इलेक्ट्रिकल सिंपल्स जनरेट करने का, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम को क्रिएट करने का। जैसे ही कंडक्शन सिस्टम क्रिएट होता है तो वेंट्रिकल्स की बॉल है, वेंट्रिकल्स हो गया आपका, बोथ एट्रियम हो गया, चारों चेंबर में इसका रोल होता है। चारों चेंबर में कांटेक्ट करने में इसका फंक्शन होता है। अब वो कैसे होता है उसके बारे में हम देखेंगे। केमिकल लेवल पर, हार्मोनल लेवल पर, क्या क्या चीजें उसमें बायोलॉजिकल लेवल पर इंक्लूड होती है। ओके, राइट। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका डिपोलराइजेशन, प्लेट्यू एंड रिपोलराइजेशन। ये 3 स्टेज में, 3 फेज में हम कह सकते हैं कि भाई ये कंप्लीट होता है, राइट। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है आपकी रीपोलराइजेशन। कौन सी स्टेज होती है? रीपोलराइजेशन। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको मिटा करके एक स्ट्रक्चर, एक ग्राफ के हिसाब से समझेंगे तो आपको और भी आसानी हो जाएगी और सारी चीजों को समझने के लिए। ये जो हमने एक ग्राफ लिया, अब इसमें क्या हो रहा है, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मसल्स में, डिपोलराइजेशन हो रहा है, तो इस स्टेज को जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको हम डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डिपोलराइजेशन। मिड वाली जो स्टेज है जो अभी यहाँ इसके अपेक्स पर है, प्लेट्यू की स्टेज है, इसको हम पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं जस्ट समझने के लिए। इसका वापस से ये क्या हो रहा है, रिपोलराइजेशन हो रहा है, रिफिल होने के लिए वापस से आ रहा है, तो इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ऐसी इसकी 3 स्टेज होती है, राइट। होप यू अंडरस्टैंड। तो इसकी जो 3 स्टेज होती है, फर्स्ट में आ जाता है इसका कौन सा, डिपोलराइजेशन। कौन सी? डिपोलराइजेशन, मतलब कि इसका कॉन्ट्रैक्ट होना, है ना, इन सिंपल वर्ड में। तो क्या होता है, अब इसमें असल अलग अलग मसल्स फाइबर होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं, इंटर कलेक्टेड, जिसके साथ हमने अर्लियर लेक्चर में जाना है इसके बारे में। नाइबर्स मतलब उसके पड़ोसी एक दूसरे के साथ आपस में अटैच होते हैं, आपस में ज्वाइंट करने का काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, थ्रेशोल्ड एक स्टेज होती है, धीरे धीरे करके क्या होता है, अपनी वापस से रिलैक्स होते हैं, फिर से कांटेक्ट होते हैं, फिर रिलैक्स होते हैं। ये जो प्रोसेस है लाइफ टाइम चलती रहती है, और इस दौरान जो बीट जनरेट होती है एक पूरे साइकिल में, ये आपकी होती है 72 बीट पर मिनट, राइट। तो इससे जो बीट जनरेट होती है विदाउट एनी मिली सेकेंड स्टॉप, ये आपका जो हार्ट है वो लाइफ लॉन्ग बीट करता रहता है। कितना उसका पावर होगा, कितना कैपेसिटी होगा, सोचिए, है ना। तो जनरली क्या करते हैं हम, कोई भी हम जब परचेस करते हैं, कोई भी हमने एक कार खरीदी, लग्जरी सी कार खरीदी 20-30 लाख रुपए की, 15 लाख की, हम उसकी इतनी केयर करते हैं, हर समय उसकी सर्विसिंग कराएंगे, टाइम टू टाइम उसका टायर चेंज कराएंगे, है ना, ऑयल चेंज कराएंगे। यदि उसमें पेट्रोल डल रहा है तो पेट्रोल ही डालेंगे, सीएनजी से चल रही सीएनजी डालेंगे। ऐसा नहीं कि पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दिया, केरोसिन डाल दिया। तो उस गाड़ी की हम कितनी केयर करते हैं, राइट। और ये जो गॉड गिफ्टेड हमको बॉडी मिली हुई है और हम इसकी केयर नहीं करते, राइट। जो हमको भगवान ने एक बार दी हुई है, हमको एक बार ये खराब हो गई तो दूसरी बार ही नहीं मिलेगी। गाड़ी तो आप दूसरी बार खरीद सकते हो और आपको बॉडी 2 बार नहीं मिलेगी। और हम क्या करते हैं, आउटसाइड से कुछ भी लेते हैं, जैसे कि डस्टबिन बना के रखा है बॉडी को, कुछ भी लिया हमने, बस सूखा कचरा, गीला कचरा, आने दो, जंक फूड वगैरह सब कुछ डाल देते हैं बॉडी में, है ना। कार्बोहाइड्रेट, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, स्मोकिंग, च्यूइंग, टबैको,
सब अल्कोहल आने दो, राइट। तो ये क्या करता है, बाद में आपके कार्डियक हो गए, आपके वाइटल ऑर्गन हो गए, उनके फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है, उनके फंक्शन में इंपेयरमेंट डाल देता है। तो हमेशा हमको सेलेक्टेड चीजें जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, अच्छी चीजें, वही हमको प्रेफर करना चाहिए। जैसे आप गाड़ी की केयर करते हो, एक मोबाइल की केयर करते हो, उसी तरह अपनी बॉडी की भी ध्यान रखना। चलिए हम वापस से हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं। तो हम बता रहे थे वही किस तरीके से डीपोलराइज होता है। अब आपने ईसीजी के एक ग्राफ में देखा होगा PQRST, एक इंटरवल होता है, राइट। इस तरीके से आपने ईसीजी जनरली कभी भी आप गए होंगे हॉस्पिटल में, तो किसी का ईसीजी हुआ होगा तो जरूर आपने देखने को आपको मिला होगा। तो इस तरीके का एक आपका ईसीजी का ग्राफ आपको देखने को मिल जाता है। ओके, अब जो ग्राफ होता है इसमें क्या होता है, अलग अलग इंटरवल होते हैं, अलग अलग इसके सेप्टम होते हैं, राइट। तो इसका जो फर्स्ट आपको वेव दिख रही है, ये वेव आ जाती है आपकी पी वेव हो गई। उसके बाद ये जो वेव है ये हो गई क्यू, ये आपकी आर वेव है, ये एस वेव, और ये जो दिख रही छोटी सी उठी हुई ये आ जाती है आपकी टी वेव। ठीक है, अभी जस्ट समझने के लिए, फिर हम इसको अगले पार्ट में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं ईसीजी को एकदम इजी वे में, राइट। तो अब इसमें क्या होता है, डीपोलराइजेशन जब प्रोसेस होती है, एट द टाइम ऑफ डीपोलराइजेशन क्या होता है, जो सेल्स हमने देखा कि जो फाइबर है एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क के साथ, तो जो फाइबर क्या रहते हैं, रैपिड डीपोलराइजेशन करते रहते हैं। रैपिड डीपोलराइजेशन का जो प्रोसेस इनमें रैपिडली मतलब फ्रीक्वेंटली ये चीजें होती रहती है। क्यों होती है, सोडियम उसका इनफ्लो होता है, सोडियम है वो इंट्रासेल्यूलर स्पेस में वापस से फ्लो होता है। व्हेन इट्स द वोल्टेज गेटेड फास्ट, अब इसका वोल्टेज क्या है, फास्ट हो जाता है। वोल्टेज गेटेड मतलब वोल्टेज फास्ट हो जाता है। उसी समय पे क्या होता है, सोडियम चैनल ओपन, सोडियम का जो चैनल है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ओपन हो जाता है एंड डीएक्टिवेट विद इन द फ्यू मिली सेकेंड, और कुछ ही मिली सेकेंड में, सेकेंड भी नहीं ले कह सकते, पलक झपकते मिली सेकेंड में वापस से डीएक्टिवेट हो जाता है। इसका एक पूरा नेचुरल गॉड मेड क्रिएशन है कि वो एकदम अपने टाइम टू टाइम बिल्कुल चलता है, मिली सेकेंड के अंदर भी आगे पीछे नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टेज में हम क्या देख रहे हैं, जो नाइवर सेल होते हैं जैसे इसमें एक्टिवेट होता है आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, एक दूसरे के साथ जो कि इंटर डिस्क से कनेक्टेड रहते हैं वो एक्टिव होते हैं। और जब एक्टिव होते हैं, रैपिडली एक्टिव होते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है, आपका जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू हो जाता है। उसी दौरान क्यों होता है वो उन्होंने बताया कि भाई कैसे होता है। जो आपका सोडियम है, सोडियम क्या करता है, इंट्रासेल्यूलर स्पेस में इनफ्लो करता है। उसी समय पर क्या होता है, वोल्टेज, अब सेल्यूलर भाई सोडियम आया तो वोल्टेज ऑब्वियसली बात है कि हाई कर देता है ना, कार्डियक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है आपका सोडियम, है ना। तो ज्यादा सोडियम भी इंटेक करेंगे, जैसे हम बोलते हैं भाई घर में नमक ज्यादा मत खाओ, है ना। तो वो यही रीजन होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, कार्डियक की एक्टिविटी उससे इंक्रीज होती है जितना अमाउंट हम सोडियम लेंगे। तो सोडियम इन होता है, वोल्टेज हाई हो जाता है, कैल्शियम का जो चैनल वो ऑटोमेटिकली एट द सेम टाइम ओपन हो जाता है। अब कैल्शियम का कोई चैनल है, चैनल कोई स्पेस जहां पर कैल्शियम है, तो वो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो गया विद इन फ्यू मिनट में। तो वहां पर कैल्शियम का सॉरी सोडियम का जो है वो कम हो गया, तो ऑब्वियसली बात है वापस से कुछ समय के लिए रुकता है। ये एक स्टेबल होता है जो हमारा नेक्स्ट फेज की तरफ मूव करता है आपके सेकंड फेज में। अब सेकंड फेज में हम देखेंगे कि सेकंड फेज में क्या होता है। सो नेक्स्ट स्टेज जो हमारी होती है प्लेट्यू स्टेज, इसमें क्या होता है, पीरियड ऑफ मेंटेनिंग डीपोलराइजेशन। ये जो स्टेज होती है इसमें आपका डीपोलराइजेशन है वो कुछ समय के लिए उसी स्टेज पर मेंटेन रहता है, कुछ समय के लिए उस जगह पर वो मेंटेन होता है, राइट। अब ये जो स्टेज होती है जब ये होती है, इसमें क्या होता है, जो कैल्शियम है, कैल्शियम आयन होता है, तो कैल्शियम का इनसाइड फ्लो होता है, कैल्शियम इन फ्लो होता है, और जो वोल्टेज वो स्लोली आपका गेटेड स्लो, थोड़ा सा वोल्टेज जो स्टेडी स्लो होना शुरू हो जाता है, और कैल्शियम का जो चैनल है वो ओपन हो जाता है। जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन होता है, आपका सोडियम है वो आउट फ्लो हो जाता है, सोडियम आपका आउटर स्पेस में आ जाता है। इसके बाद फिर क्या होता है, ये नेक्स्ट स्टेज के लिए थोड़ा सा रेडी होना शुरू हो जाता है। तो इसमें हम देखते हैं व्हेन सम वोल्टेज गेटेड पोटेशियम
पोटेशियम चैनल ओपन, थोड़ा सा बाद में इसको और वोल्टेज मिलता है तो जो पोटेशियम का चैनल है वो ओपन हो जाता है और लास्ट पीरियड जो होता है वो कितने टाइम का होता है 0.25 सेकेंड का। अभी वापस से रेडी हो जाता है नेक्स्ट स्टेज के लिए, किसके लिए, रीपोलराइजेशन के लिए। मतलब ये जो फेस होता है थर्ड में हम समझेंगे कि ये जो होता है वो रिकवरी फेस होता है, रेस्टिंग फेस होता है। इसमें क्या करते हैं, जो मेम्ब्रेन होती है वो रिकवर करने के लिए रेडी हो जाती है, रेस्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। पोटेंशियल ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन, अब जो रिपोलराइज होता है जब उसका क्या पोटेंशियल होता है, कैसे होता है, ऑक्यूर ड्यू टू द, किस रीजन से होता है, क्लोजर ऑफ द कैल्शियम चैनल, जो कैल्शियम का चैनल है वो क्लोज हो जाते हैं, एंड कैल्शियम चैनल क्लोजर एंड पोटेशियम आउटफ्लो व्हेन द एडिशनल वोल्टेज गेट एट पोटेशियम चैनल ओपन। जो कैल्शियम का चैनल है वो क्या होता है, क्लोज हो जाते हैं, एंड पोटेशियम क्या होता है, आउटफ्लो हो जाता है। उसी समय पे एडिशनल वोल्टेज जैसे ही उसको मिलता है, जो आपका पोटेशियम का चैनल है वो ओपन हो जाता है और वापस से रेडी हो जाता है डीपोलराइजेशन के लिए। तो जो प्रोसेस है आपकी लाइफ टाइम चलती रहती है, बाय बर्थ से ही, बर्थ के एक्चुअली पहले से ये जो स्टार्ट हो जाती है, तब आपका यूट्रस में बेबी डेवलप हो जाता है कार्डियक, तब से ये स्टार्ट हो जाती है और तब तक कि आपका डेड नहीं होती तब तक ये लाइफ लॉन्ग चलती रहती विदाउट एनी मिलीसेकंड स्टॉप, कॉन्टिन्यूसली रिपीटेड वे में ये चलती रहती है प्रोसेस। तो हमारा हार्ट क्या रहता है, कार्डियक जो है वो बीट करता रहता है और 1 मिनट में जो 72 बीट पर मिनट इसकी रेट होती है। और रेंज की बात करें तो 62 आपका 100 इसका होता है, राइट। ये डिपेंड करता है अपॉन एज और अपन आपका कितना पोटेशियम कैल्शियम वगैरह है, उस चीज़ के ऊपर, एज के ऊपर ही थोड़ा सा डिपेंड करता है, वो आपको चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब होता क्या है कि हम एक आगे हम इसके बारे में देखेंगे कि कैसे जो ईसीजी का वेव होता है वो कैसे फॉर्म होती है, ईसीजी क्या है, और ईसीजी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम इसका ग्राफ देखेंगे कि कैसे फॉर्म होता है। अब इसके बाद में इसमें होता है क्या है, जो प्रोसेस है, ये तो हमने देखा कि भाई कार्डियक है। अब हमने कार्डियक मसल्स के बारे में जानना था कि भाई आपकी मसल्स के टाइप में हमने देखा था, कार्डियक मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं और स्केलेटल मसल्स होती है। तो जो कार्डियक मसल्स में हमने देखा है कि इसमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, सेंट्रल में इसके न्यूक्लियस होता है, और एज कंपेरिजन टू स्केलेटल मसल्स से कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करने की कैपेसिटी इसमें ज़्यादा होती है। तो ये मसल्स मस्कुलर लेवल पर कौन कौन से इसमें केमिकल इंक्लूड होते हैं, कैसे करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ऐसे कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर, जो कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन है वो इनसाइड क्या होता है, फ्लो होता है, इनसाइड आता है इसका कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका जो एक्शन पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है जैसे ये प्रोटीन ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होता है। तो ये अलाउ करता है कि इसको मायोसिन फिलामेंट को स्लाइडिंग, जो थ्योरी हमने पढ़ी थी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, मायोसिन और एक्टिन जो हमने देखा था ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर थी और उसका टेल था, तो उसको एक्टिवेट करता है। जैसे ही एक्टिवेट होता है ये स्टिमुलेट हो जाता है और आपस में बाइंड करता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, वापस से फिर रिलैक्स करता है, तो ये मसल्स आपकी रिलैक्स हो जाती है। तो सेम थ्योरी यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है, बस इसमें थोड़ा सा एक्शन पोटेंशियल सोडियम पोटेशियम का और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का अलग से रोल आ जाता है ना। तो कुछ स्टूडेंट ने पूछा था कि सर कार्डियक का बताइए, तो अभी आप ये वीडियो देख करके वो चीज़ें समझ सकते हो। तो इस तरीके से थोड़ा सा पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया और कैल्शियम हो गया, इसका रोल रहता है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम का भी इसमें रोल होता है। तो ये चीज़ें इसमें एडिशनल आ जाती है एज कंपेरिजन टू स्मूथ मसल्स और आपका स्केलेटल मसल, और इनवॉल्यूंटरी इसका एक्शन कॉन्टिन्यूसली वर्किंग में रहता है, राइट। Substance that movement the calcium through the slow channel influence the strength of the heart contraction. Example, कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो आपको कैल्शियम को मूव करने में हेल्पफुल होते हैं। तो इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन फोर्स बाय द इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन क्या होता है, ये इसका वर्क क्या होता है, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन फोर्स बाय द इनहेंसिंग कैल्शियम फ्लो इनटू द सिस्टोल। जो सिस्टोल होता है सेल्स का, उसमें क्या करता है, इंक्रीज करता है कॉन्सेंट्रेशन को और फोर्स को, राइट। इसके बाद आता है आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये कार्डियक मसल्स लास्ट फाइबर longer than the concentration itself. As a result of another concentration cannot weaken until relaxation well underway, thus tetanus cannot occur cardiac muscles and it can skeletal muscle. Cardiac muscles fiber use several fuel
power mitochondria ATP production in the person, rest heart ATP maintain oxidation fatty acid and glucose within the smaller continues from the lactic acid amino acid। कुछ इसमें क्या रोल होता है, सेवरल पावर के लिए जो कार्डियक मसल्स है वो यूज़ करती हैं, जैसे आपका अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, राइट, कीटोन हो गया, कीटोन बॉडीज हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें एटीपीस है, तो ये एनर्जी के रूप में कार्डियक मसल्स को इन चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। क्रिएटिन हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये सब एंजाइम हो गया, सीके एंजाइम, ये सारी चीज़ें भी हम टेस्ट वगैरह कराते हैं, तो इनका भी एंजाइम का भी कार्डियक के कंडक्शन सिस्टम में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो इस इतने को हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते, बाद में हम इस चीज़ के बारे में समझेंगे। तो अभी हमने इसमें डिपोलराइजेशन में देखा, डिपोलराइजेशन में आपका जो लेफ्ट एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद फिर हमने देखा प्लेट्यू के स्टेज में थोड़ा सा स्टॉप हो जाता है, उसको मेंटेन करता है, वापस से रेडी होता है नेक्स्ट फेज के लिए। नेक्स्ट फेज में आपका वापस से रिपोलराइजेशन होता है, मतलब वापस से ये रिलैक्स की पोजीशन में आ जाता है और वापस से फिर से स्टार्ट होता है। ये प्लेट्यू का जो फेस होता है ये वापस से रिपोलराइजेशन व डिपोलराइजेशन के फेस में जाता है। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। इसमें आपका कुछ प्रोटीन्स का रोल्स होता है, कुछ केमिकल्स का रोल होता है, बायोलॉजिकल, कुछ एंजाइम का, सोडियम पोटेशियम का, ट्रोपोनिन, मायोसिन, फॉस्फेट, ये सारी चीज़ों का भी, ग्लूकोज का कहीं ना कहीं इन चीज़ों का भी एडिशनल में रोल होता है। तो इस तरीके से आपका जो कार्डियक का कंडक्शन सिस्टम है वो वर्क करता है, रिलैक्सेशन का, कॉन्ट्रैक्सेशन का, पुरकिंसी फाइबर हो गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। अब हम अगला जानेंगे कि आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईकेजी और ईसीजी क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है, आपका जो कार्डियक का कंडक्शन सिस्टम है, आपकी जो हार्ट बीट जनरेट होती है 1 मिनट में 72 इसका रेट होता है, 60 to 100 इसका रेंज होता है। तो ये आपका कार्डियक सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, नॉर्मल है, अबनॉर्मल है आपको, तो ये सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, ये आपकी हार्ट बीट इनलार्ज है या आपका सर्टेन रीजन हार्ट और आपका चेस्ट पेन है, कुछ डैमेज है, इन कॉज ऑफ पेन, कुछ आपको पेन है, और ये सारी चीज़ों में इफ़ कंडक्शन पथवे एबनॉर्मल है, आपका कंडक्शन पथवे एबनॉर्मल है, आपको हार्ट रेट बढ़ गई, चेस्ट पेन हो रहा है, लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन विथ रेडिएटिंग आपके आर्म तक आ रहे हैं, राइट। तो इस कंडीशन में आप ईसीजी करके फाइंड आउट कर सकते हो भाई पेशेंट को कुछ डिफ़िकल्टी या एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। तो ईसीजी क्या होता है, एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, एक मशीन होती है, इलेक्ट्रिकल्स मशीन होती है, जो क्या करती है, आपकी कार्डियक की जो एक्टिविटी वो आपकी सुपरफिशियल लेयर से ही उसको कंडक्ट करती है, आपकी बॉडी को आप उसको अटैच कर देते हैं स्किन सरफेस से, और इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड उसको रिकॉर्ड करते हैं, ग्राफ पे एक रिकॉर्ड करती है और आपको रिप्रेजेंट करती है कि भाई आपका कार्डियक का जो फंक्शन है वो किस तरीके से कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करती है, ग्राफ के रूप में करती है। इसके लिए हम इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। एक ग्राफ के ऊपर रिकॉर्ड होता है और जो ग्राम बनता है, एक वेव बनती है, उसको हम बोलते हैं ग्राम, राइट। तो इसका वर्क होता है 6, इसमें आपकी 12 लीड ईसीजी जो होती है, 6 लीड जो होती है आपके चेस्ट पे होती हैं जो कि इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होती हैं, बाकी आपके बोथ लेग की होती हैं, एक आपकी न्यूट्रल होती है। तो 4 आपके लेग में होती हैं, 6 होती हैं आपके ये आपका चेस्ट की लीड, राइट। तो इस तरीके से आपकी 12 लीड आपका ईसीजी होती है लिम्ब और चेस्ट की, एंड ईच लिम्ब में होती है अलग अलग। ये चीज़ें इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया। अब नॉर्मल ईसीजी क्या होती है, कैसे इसका जो वेव बनता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। PQRST जो सेगमेंट होते हैं, नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, और डिसीज में नॉर्मल कैसे हो जाता है। यहाँ पर आप एक ईसीजी का ग्राफ देख रहे होंगे। अभी ईसीजी का ग्राफ पूरा बनता है, आपके 10 बॉक्स आते हैं, राइट। ईसीजी में आप इसको देखेंगे तो इस तरीके का आपको एक ग्राफ बना मिल जाता है, राइट। इसके बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल में समझेंगे। अभी आप इसको इन शॉर्ट में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो इस तरीके का आपको एक ईसीजी जब आता है, ग्राफ आपको देखने के लिए मिलता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ईसीजी को ग्राफ।
तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दोनों वर्ड से ये दोनों चीज़ आप बोल सकते हो। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये हो गया आपका ग्राम, और ये किस पे वापस हम इसको प्रिंट करते हैं, रिप्रेजेंट करता है ग्राफ पे, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ग्राम। अब जो एक इसमें बॉक्स होता है पार्टिकुलर, ये 10 इसमें रहता है, हॉरिजॉन्टल में 10 रहता है और 10 रहता है आपके वर्टिकल में, तो ये 1 mm का एक बॉक्स होता है। ऐसे करके टोटल इसमें कितने होते हैं, 5 का बॉक्स होता है। 5 होता है आपका हॉरिजॉन्टल में, 5 होता है आपका वर्टिकल में। ये दोनों का ड्यूरेशन होता है, इसका स्पेस का कितना होना चाहिए, 0.25 सेकेंड। मतलब एक बार आपका जो बीट बन रही है उसका आ जाता है 0.25 सेकेंड। तो अभी कैसे बनता है, जैसे आपका फर्स्ट आपने देखा आपका हार्ट रिलैक्स हुआ, फर्स्ट जो आपकी वेव का फॉर्मेशन हुआ, ये कैसे होता है, पी वेव का फॉर्मेशन। जब आपकी ऐसे नोड है वो कांटेक्ट करती है और बोथ एट्रिया क्या करता है, कांटेक्ट करते हैं। आपके दोनों साइड का जो एट्रियम है वो कांटेक्ट करते हैं, और जो आपकी ऐसे नोड है, जो आपकी ऐसे नोड, अब हमने कार्डियक का देखा था, जस्ट एक हार्ट का हमने देखा कि भाई ये हार्ट के चेम्बर होते हैं अलग अलग। आपका राइट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। तो इस तरीके से इसका चेम्बर होता है। तो ऊपर का जो बोथ एट्रियम है ये कांटेक्ट करते हैं, जब ऐसे नोड का इसमें रोल होता है, ऐसे नोड अपना फंक्शन करती है, और बोथ एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो वेव जनरेट होती है वो कौन सी वेव जनरेट होती है, आपकी पी वेव। दिस वेव इज जनरेटेड व्हेन द एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब जो जनरेट होती है वो होती है आपकी पी वेव, राइट। उसके बाद फिर आ जाता है आपका क्यू आर और एस। क्यू आर एस है, उसके बाद उसके पहले आता है आपका पी आर, राइट। पी और आर के बीच का जो जनरेट होता है ये कब होता है, इम्पल्स रीच एट द ए बी नोड, 0.10 सेकेंड डिले अलाउ एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट एम्प्टी इनटू द वेंट्रिकल्स। अब ये क्या होता है, 0.10 सेकेंड में जब जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से रीच कर जाते हैं आपकी ए बी नोड तक, ऐसे नोड से वापस से जब ए बी नोड पर ये रीच कर जाते हैं, ए बी नोड पर जब चले जाते हैं, और जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और एम्प्टी होता है ड्यूरिंग द वेंट्रिकल्स में, उस बीच जो वेव जनरेट होती है वो कौन सी होती है, आपकी पी से आर के बीच। पी से जो आर के बीच का सेगमेंट है ये कब बनता है, जब आपका एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसी टाइम जो एम्प्टी करते हैं अपना ब्लड को किसमें, आपके वेंट्रिकल्स में, उस ड्यूरिंग उस टाइम पर जो जनरेट होती है 0.10 सेकेंड में, वो कौन सी वेव होती है, आपकी पी क्यू आर, है ना। पी आर जो आपका इंटरवल है, सेगमेंट है। अब आ जाती है इसके बाद क्यू आर और एस। क्यू आर एस जो है वो कब जनरेट होती है उसके बारे में समझते हैं। तो इम्पल्स हिट ए बी बंडल ब्रांच of into two bundle down front of the heart into the Purkinje fiber, causing contraction. Left ventricle goes to the aorta body. हाँ, अब इसके बाद क्या होता है, ये जो वेव देख रहे हैं आप क्यू आर एस टी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये जो है, ये जब बनती है जब आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आपका ए बी नोड ने रिसीव किया। ए बी नोड रिसीव करने के बाद ये इसको फर्दर ट्रांसफर करती, फर्दर मूव करती है कंडक्शन सिस्टम को, बंडल में आता है, बंडल ऑफ फिज इसको लेफ्ट और राइट में डिवाइड होती है। फिर बोथ जो बॉल होती है आपके इसकी वेंट्रिकल्स की, वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है वापस से, तब जो जनरेट होती है वो आपकी कौन सी होती है, क्यू आर और एस। ये वेव आपकी जनरेट होती है, और उसी के दौरान क्या होता है, जब आपकी जो आपकी आर्टरी है, बिगेस्ट एरोटा है, उसका बॉल भी ओपन हो जाता है, और उसी दौरान ब्लड का इसमें फ्लो होता है, और उसके बाद आर्क ऑफ एरोटा में जाता है, असेंडिंग डिसेंडिंग माने का आपकी होल बॉडी में यहाँ से आपका ब्लड का फ्लो होता है। तो मेन जो रोल होता है वो किसका, वैसे तो सबका मेन है, सबका अपना अपना पार्टिकुलर फंक्शन है, पर सबसे ज़्यादा होता है वो क्यू आर और एस का, है ना। ये वेव तो थोड़ा सा जैसे पेशेंट का डेड भी हो गई है तो भी आपकी पी वेव और टी वेव थोड़ी थोड़ी चलती रहती है, पर आपकी जो मेन वेव है उसका फंक्शन जो है स्टॉप हो जाता है, राइट। तो 30 मिनट तक अप्रॉक्स आप कुछ मेडिसिन वगैरह एडिशनल दे रहे हो तो आपकी ये पी वेव और टी वेव तो आपको जनरली देखने को इस चीज़ में मिल जाती है। पर यदि इसमें कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, कुछ भी एबनॉर्मलिटी आ रही है, ये एक बॉक्स के अंदर इतने टाइम ड्यूरेशन के साथ फिट नहीं आ रही है, या तो फिर इसका लॉन्ग हो रही है या शॉर्ट हो रही है,
या कुछ भी ऊपर की तरफ भी यदि आर वेव भी ज़्यादा ये बॉक्स के बाहर जा रही है, आर वेव इसके अंदर आ जाना चाहिए पर इसके अंदर नहीं आके इसके ऊपर जा रही है, या इसकी जो रिदम है वो एक बॉक्स के अंदर आना चाहिए, पूरा इतना पी क्यू आर एस टी जो सेगमेंट वो आ जाना चाहिए, पर यदि ये नहीं आ रहा है, इसके आउट जा रहा है या फिर छोटा हो रहा है, तो भी हम इसको क्या करेंगे, एबनॉर्मल में कंसीडर करते हैं। अब जो एबनॉर्मल में हमने इसको जो कंसीडर किया है, अब आगे हम इसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे कि भाई नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, कौन से डिसीज में कैसा होता है। तो राइट, तो कुछ देख लेते हैं। जैसे पी वेव इंडिकेट करती है एनलार्जमेंट ऑफ द एट्रियम। यदि आपकी पी वेव में कुछ भी एबनॉर्मलिटी आ रही है तो ऑब्वियसली बात है जो पी वेव जनरेट हो रही है वो किससे जनरेट हो रही है, एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से। तो कुछ भी यदि डिफॉर्मिटी हो रही है, पी वेव आप में चेंज आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी जो एट्रियम है उसमें आपको प्रॉब्लम एराइज हुई है। फिर आ जाता है आपका क्यू वेव में इंडिकेट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। यदि क्यू वेव में कुछ भी चेंज आ रहा है तो ये क्या बोल रहे हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यदि पेशेंट को अटैक आया है, एमआई आया है। उसके बाद फिर आ जाती है आपका एन इनलार्जमेंट ऑफ आर वेव जनरली इंडिकेट द एनलार्ज वेंट्रिकल्स। यदि आपकी जो आर वेव है, आर वेव का इनलार्जमेंट हो रहा है, आर वेव आपकी इतनी नहीं जाके इतने ऊपर तक चली गई है, तो आपका जो वेंट्रिकल्स वो एनलार्जमेंट हो गया, वेंट्रिकल्स का साइज आपका इंक्रीज हो गया, ये इसको इंडिकेट करती है। फिर आती है आपकी टी वेव। टी वेव इज फ्लैटर देन नॉर्मल व्हेन द हार्ट मसल्स इज रिसीविंग इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। टी वेव यदि फ्लैट हो जा रही है, इसका एक बॉक्स, एक का काम रहता है एक बॉक्स के अंदर ही आ जाना चाहिए, एक के अंदर नहीं आ गई, ऐसी बनना चाहिए थी, ऐसी नहीं बन के इतनी लंबी हो गई, तो हम यहाँ पर मान सकते हैं सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है आपकी कार्डियक मसल्स को, है ना। एग्जाम्पल कोरोनरी आर्टरी डिसीज में होता है। फिर आ जाता है टी वेव में भी एलिवेटेड हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया की जो कंडीशन होती है, पोटेशियम इंक्रीज हो जाता है, हाई ब्लड आपका पोटेशियम लेवल होता है, उस कंडीशन में भी आपकी टी वेव इनलार्जमेंट हो जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको जरूर देखें, बार बार देखें, एक बार में समझ नहीं आ रहा तो इसको रिपीटेटिव वे में देखें, इस चीज़ आपको समझना आना चाहिए। 4 बार लेक्चर को देखो, रिपीट करो, रिव्यू करो, लेक्चर को पर देखना है, मिस नहीं करना है। राइट, मैं पूछने वाला हूँ लेक्चर में, सबको लेक्चर को रिपीट करके देखना है। ठीक है, समझ आना चाहिए। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं आज के लेक्चर में, इतना ही, फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर हम समझेंगे। तो आज हमने देखा एक्शन पोटेंशियल, कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर का क्या रोल होता है, डिपोलराइजेशन के बारे में समझा, प्लेटिव फेज को देखा, रिपोलराइजेशन का देखा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, कितनी इसमें लीड्स होती हैं उसके बारे में हमने आज के लेक्चर में जाना, नॉर्मल ईसीजी के बारे में जाना, कैसे जो ग्राम है वो बनता है, ग्राफ क्या है, कितना इसका टाइम ड्यूरेशन होता है, कौन सी वेव का कब फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में समझा। और एक फ़ोटो भी है, वो मैंने आपको ग्रुप पर ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हो। इतना आप पढ़ के आइए, कल के लेक्चर में फिर हम आगे का करेंगे। यदि अभी भी बता रहा हूँ पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो आगे का बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है, पीछे जाइए, कल का लेक्चर देखिए, आज का देखिए, और कल जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो भी इससे इक्वल रिलेटेड होगा, तो वो देखिए। तो होप यू अंडरस्टैंड, आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप वॉचिंग।